पाकिस्तान में लोग हैं जो दिन रात सच्चर कमेटी की बात करते हैं, तो वो कभी ये मुतालबा नहीं करते कि पाकिस्तान में भी सच्चर कमेटी जैसी एक कमेटी बननी चाहिए जो देखे कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके क्या हालात हैं। नहीं, मैं कतई कलाम मैं कहूंगा कि ऐसी कमेटी बनाए जो ये देखे कि पाकिस्तानी पिछड़े क्यों हैं। गैर मुस्लिम को छोड़िए, पाकिस्तानी मुसलमान क्यों पिछड़े हुए हैं। तालीम के मैदान में, साइंस के मैदान में, रिसर्च के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में क्यों पिछड़े हुए हैं। क्यों वो उतने आगे नहीं जा पाए जितना आगे जाना चाहिए था, जितना हिंदुस्तान आगे जा रहा है, या इवन बांग्लादेश जितना आगे जा रहा है। इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है। गैर मुस्लिम तो आपके यहाँ बचे ही नहीं, आपने छोड़े ही नहीं, माफ फरमाए मुझे, उनको तो आपने तीसरे चौथे दर्जे का शहरी बना दिया है। और हमें तकलीफ होती है क्योंकि जब हम यहाँ अपना हक मांगते हैं तो बहुत सारे लोग उठ के कहते हैं कि आप यहाँ मांगते हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसका हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमानों से आपको मोहब्बत है और आप चाहते हैं उनकी तरक्की, अगर आप कदर करते हैं, तो आप अपने यहाँ अकलियतों को उनका हक दीजिए, अकलियतों को, हिंदुओं को हक दीजिए। उनकी औरतें मत उठाइए, उनकी लड़कियों को जबरदस्ती गैर मुस्लिम मत बनाइए। आप क्या कर रहे हैं वहां पर, उसकी जवाबदेही हमें यहाँ करनी पड़ती है, हमें सहना पड़ता है। आप जो मजालिम ढाते हैं उसकी कीमत हम चुकाते हैं। आप 1947 से हमारे बच्चे, हमारी नस्लें कीमत चुका रहे हैं आपकी हरकतों की। जो आपने बांग्लादेश में किया, जो आपने दूसरी जगह पे किया, जो आपने अहमदियों के साथ किया, जो शियों की मस्जिदें आप बमों से उड़ाते हैं, उसकी कीमत हम यहाँ चुकाते हैं। आप अपने को सुधार लीजिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों की परवाह मत कीजिए। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी ताकत से अपने लड़ना जानता है और इंशाअल्लाह लड़ा है और आपसे बहुत आगे है और आगे रहेगा। पाकिस्तान को अपना वजूद कायम रखने के लिए और अपने दो कौमी नजरिए को दुरुस्त साबित करने के लिए मुसलसल इस नैरेटिव को चलाना पड़ता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान का वजूद मिट चुका है, मिट गया है या मिटने वाला है। इस्लाम खतरे में है, पहले इस्लाम खतरे में था, अब हिंदुस्तानी मुसलमान खतरे में है। लेकिन खतरे में किसने डाला, पहली बात उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी जितनी आप छोड़ के गए थे उससे 10 गुना ज्यादा है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान 20 से लेकर 25 करोड़ के बीच में आबादी है, शायद पाकिस्तान के बराबर या शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा। मैं क्रेडिट देता हूं हिंदुस्तान की क़यादत को कि जिसने 47 के बाद, जबकि आपने पाकिस्तान बना लिया, तकसीम कर दिया मुल्क को, इस्लाम के नाम पे बनाया, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क रखा, डेमोक्रेटिक मुल्क रखा, बराबर के हुकूक दिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को। और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान जो है यहाँ पर तरक्की कर पाए, आगे बढ़ पाए। आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के एयर चीफ मुसलमान रहे, हिंदुस्तान में 8-9 मेजर जनरल आर्मी के अंदर मुसलमान रहे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन होती है कश्मीरी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रहे, 4 चीफ मिनिस्टर, 5 चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के, कश्मीर के अलावा। कश्मीर में तो सारे चीफ मिनिस्टर मुसलमान रहे, लेकिन राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला साहब, महाराष्ट्र के अंतुले साहब, आसाम की जो है वो मोहतरमा सैयदा अनवरा तैमूर, और जनाब बिहार के अब्दुल गफूर साहब। इसी तरीके से हमारी एयरफोर्स के चीफ जो है वो एयर मार्शल लतीफ साहब, वो हमारे एयरफोर्स के चीफ रहे। जो हमारी सबसे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है आईबी, जो इंफॉर्मेशन हमारी ब्यूरो है, जिसके पास सारे मुल्क की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके चीफ अभी हाल ही में मोदी जी के ज़माने में आसिफ इब्राहिम साहब जो है अभी रिटायर किए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बावजूद तमाम बातों के हिंदुस्तान का मुसलमान माशाल्लाह आगे से आगे बढ़ रहा है। 3 सदर हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दिखावे के लिए नहीं, असल में ताकत के साथ, वजूद के साथ, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब रहे हों, चाहे सफुद्दीन अली अहमद रहे हों, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम रहे हों, जो हिंदुस्तान में बानी रहे, हमारे जो न्यूक्लियर हमारी जो पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान को की जो स्पेस के अंदर जो हमने पहुंचाया है उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो हम फख्र के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ हिंदुस्तान में अपने हक के लिए लड़ते भी हैं, पाते भी हैं और तकलीफें भी उठाते हैं। तकलीफों के लिए बुनियादी वजह मैं कहूँगा एक बार फिर कि वो पार्टीशन है जिसने हिंदुस्तान को नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अच्छा, शाहिद साहब, जावेद हफीज साहब हैं हमारे, एक साबिक एम्बेसडर हैं वो। जी। वो उन्होंने एक दफा लिखा, हमारा एक रोजनामा है दुनिया, उसमें ये लिखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों और शूद्रों से बदतर है। और इसी तरह की बात हमारे एक और मशहूर मीडिया पर्सनैलिटी हैं औरिया मकबूल जान, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। वो कहते हैं जी मैं इंडिया गया हूं और मैंने इंडिया में काफी घूमा हूं और मैंने वहां देखा कि
इस वक्त जो गेटोज हैं, यानी जिस तरह से यहूदियों को यूरोप में रखा जाता था, अलग से मोहल्ले होते थे जहां सहूलतें नहीं होती थी और वो तंगो तारीख होते थे, तो उस तरह के बदबूदार गेटोज में मुसलमान रहते हैं और उनके बहुत ही बुरे हालात हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ये मुसलमान जो है ना, इन्होंने सुन्नत से गोया बेवफाई की, इन्होंने हिजरत नहीं की, इसलिए जहन्नम की आग में जलेंगे, यहां तक उन्होंने लिखा। आप कैसे देखते हैं इन बयानात को? कि मैं उन्हें जानता नहीं ना, मैं इस तरह की माफ करें अहमकाना बातों का मैं जवाब देना पसंद करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि जो भी यहाँ से गया उसे एक जन्नत मिल गई, उसे जो है बहुत उसको महलात मिल गए, उसकी हालत बहुत अच्छी हो गई। कुछ अच्छे भी हुए, कुछ बुरे भी हुए, कुछ की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान में गुर्बत, आप कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में गुर्बत नहीं, हिंदुस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, एशिया के, साउथ एशिया के तमाम ममालिक में गुर्बत है। मुसलमान बहुत अच्छी हालत में भी हैं, बहुत खराब है। अब आप क्या देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, पहला सवाल ये। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो नुकसान हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ हुआ, वो जो पार्टीशन के वक्त आप पूरी इलीट को, सर सैयद अहमद खान ने बड़ी मेहनत से एक एजुकेटेड इलीट पैदा किया था इस मुल्क में। वो कुर्बानियां हम दी थी, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी, इसी दिल्ली से, इसी लाल कुएं से, इसी मेरे स्कूल से, एंग्लो अरबिक स्कूल से सर सैयद अहमद खान निकल के गए थे। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना जो दारूम के बानी थे, वो मेरे स्कूल से निकले हैं, अजमेरी गेट में दिल्ली के ऊपर। इन लोगों, आप सब कोई एजुकेटेड मिडिल क्लास को एक झटके में ले गए हिंदुस्तान से बुला के। मुस्लिम लीग ने जबरदस्ती की लोगों के साथ उनके घरों पे धरने दिए जो बड़े अफसर थे कि आप चलो, नतीजा आप यतीम छोड़ गए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, आप सिर्फ गरीब को यहाँ छोड़ गए, आप सिर्फ मजबूर को यहाँ पे छोड़ गए, जमींदार सारे चले गए, पैसे वाले यहाँ से चले गए, दौलत लेके चले गए आप यहाँ से, जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था, कभी आजादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, जो गुलाम थे अंग्रेज के, जो हिंदुस्तान के मुसलमान की जिसने कभी परवाह नहीं की थी, वो सारे के सारे एक झटके में पाकिस्तान चले गए। और यहाँ पे आपने यतीम बेआसरा छोड़ दिया। उसके बाद आज कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। पिछड़े हुए के जिम्मेदार कौन है? किसी कौम की आप मिडिल क्लास को गायब कर दीजिए, पूरी एक जनरेशन को, तो 4 जनरेशन 5 जनरेशन लगती है उसे बनने में। लेकिन मुझे फख्र है कि उसके बावजूद हम बने हैं, उसके बावजूद हम हर मैदान में आगे आए। आज हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में आप कहीं जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान के मुस्लिम डॉक्टर्स, मुस्लिम इंजीनियर्स, आप दुबई चले जाइए, आप गल्फ में चले जाइए, मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, मेरे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पढ़े हुए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, जामिया हमदर्द के पढ़े हुए लोग आपको दुनिया में हर जगह हाईएस्ट पोजीशंस में मिलेंगे, एज एडवाइजर्स मिलेंगे, किसी भी मुस्लिम गवर्नमेंट के या अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। तो हिंदुस्तानी मुसलमान, मैं समझता हूँ, मैं बड़ी गलत फहमी दूर कर दूं पाकिस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमान आग में से तप के निकल रहा है, ये लोहा है, ये फौलाद बनेगा और ये पूरी दुनिया को लीड करेगा। इस्लामिक वर्ल्ड के लिए हम चेंज लाएंगे। लेकिन हमें फख्र है हिंदुस्तान के ऊपर। हमें हिंदुस्तान में तमाम बातों के बावजूद मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई मुल्क नहीं हो सकता। उसके लिए मैं क्रेडिट देता हूं हिंदुस्तान की हिंदू कौम को क्रेडिट देता हूं कि जिसने हमेशा खुला दिल रखा, खुला दिमाग रखा। वरना उनके पास क्या लाचारी थी कि वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र न बना देते 1947 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसमें हमें हुकूक दिए, हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारे दीन, हमारी शरीयत, हर चीज पाकिस्तान से ज्यादा महफूज है। सर, आपके यहाँ तो मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, मेरे यहाँ नहीं लगानी पड़ती। मेरे यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है, किसी भी फिरके का हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो। 72 फिरके अगर दुनिया में कहीं 74 फिरके हैं किसी एक मुल्क में अमन के साथ, इस्लाम के, मुसलमानों के, तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। और ये हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ कि अजमत है। मैं दर्जनों बार जेल गया हूँ, मेरे से ज्यादा कौन जानता। मेरे वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी दारुल देवबंद से निकले हुए मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के मुंह बोले बेटे थे वो। लेकिन जब शब्बीर अहमद उस्मानी था, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो मेरे वालिद जो उसके खिलाफ थे, वो लाहौर में थे उस वक्त। लाहौर में मौलाना जफर अली खां के जमींदार में काम करते थे। वहां से माइग्रेट करके वो दिल्ली वापस आए और अलजमियत अखबार, जमीयतुल उलमा का जो अखबार था यहाँ पे, उसको संभाला। तो मेरे ये भी होता था कि मोहब्बत अपनी जगह पर, वालिद मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और उनके बेटे मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी यानी मेरे वालिद, वो कट्टर मुस्लिम लीग और पार्टीशन के मुखालिफ, और शब्बीर अहमद उस्मानी साहब पाकिस्तान जाके वहाँ के अमीर शरीयत शायद बने। मेरे वालिद को बहुत बुलाया, नहीं गए वो यहाँ से, क्योंकि हमें हिंदुस्तान, और मेरे वालिद दर्जनों बार जेल गए। मेरे खानदान से ज्यादा हिंदुस्तान में जेल कोई नहीं गया। मेरे वालिद 1947 के बाद तकरीबन 70 बार
जेल गए, मैं 3 बार जेल गया, मेरे दोनों भाई जो हैं 5-6 बार जेल गए हिंदुस्तान में। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में हमने इतना कुछ पाया है कि जिसका आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते। फख्र के साथ, इज्जत के साथ हम जो है हिंदुस्तान में आज जीते हैं, अपना मकाम रखते हैं, लड़ते भी हैं और पाते भी हैं और तकलीफें भी उठाते हैं, कहानी उठाते। लेकिन पाकिस्तान में तो खत्म हो गए हिंदू। क्यों खत्म हो गए? सिख खत्म हो गए, क्यों खत्म हो गए? मेरे यहाँ क्यों नहीं खत्म हुए? मेरे यहाँ तो 10 गुना ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? उसके लिए यहाँ का समाज जिम्मेदार है ना। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से और कानून से नहीं होता, लीडरशिप से नहीं होता। यहाँ के समाज को, हमें पाकिस्तान के मुसलमानों को इस बात को समझना होगा, पाकिस्तानियों को समझना होगा कि हिंदुस्तान का जो अवाम है वो बुनियादी तौर पे जमहूरी सोच का इंसान है। वो बड़ी बड़ी दिल के लोग हैं। उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान में जगह दी है हिंदुस्तान के मुसलमान को, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप जर्मनी से कंपेयर मत कीजिए, आप यूरोप से कंपेयर मत कीजिए, आप बोस्निया से कंपेयर मत कीजिए। हिंदुस्तान यूनिक है, यूनिक। और जिस पे हमें फख्र है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फख्र है। और यही वजह है कि जब जब जंग हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तानी मुसलमान पीछे नहीं रहे, बहुत आगे रहे। जब कारगिल का मामला हुआ, कारगिल में तकरीबन 550 लोग मारे गए थे हमारे फौजी। उनमें से तकरीबन 50 से ज्यादा जो है वो मुसलमान थे, यानी 8-9%। हालांकि आर्मी के अंदर हम शायद मुश्किल से 5% हैं, लेकिन शहीद होने वालों में 8 से 10% थे हम। क्यों? कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पहले हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि बैक वक्त मुसलमान भी हूँ, बैक वक्त हिंदुस्तानी भी हूँ, और दोनों में कोई तजाद नहीं है। जिस तरह मैं एक वक्त में बाप भी हूँ, बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ। जब मेरा दीन खतरे में है तो मैं मुसलमान हूँ, जब मेरा मुल्क खतरे में है तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। जिस तरह मेरे बाप को मेरी जरूरत है, मेरी माँ को मेरी जरूरत है, उस वक्त मैं बेटा हूँ। जिस वक्त मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, उस वक्त मैं बाप हूँ। दोनों में कोई तजाद नहीं है। और इसी तरह से हम यहाँ पे जीते आए सर। जी शाहिद साहब, आपने जो बात की कि जो ब्यूरोक्रेट थे, तो उसी तरह की बात एक पाकिस्तानी प्रोफेसर ने जो कनाडा में पढ़ाते थे, खालिद बिन सईद, उन्होंने भी अपनी एक किताब में की है कि पार्टीशन के वक्त तकरीबन 100 आईसीएस ऑफिसर्स थे मुस्लिम जो थे, और उनमें से कोई 4-5 के अलावा सब पाकिस्तान आ गए। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन सर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी सच्चर कमेटी जो बनी थी कांग्रेस के दौर में, उस वक्त गालिबन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो वजीर आजम थे, तो सच्चर कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उसमें तो बहुत मुसलमानों को बैकवर्ड दिखाया गया था। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो तो मैं समझा चुका हूं आपको, और ये हिंदुस्तान का कमाल है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का कमाल है कि हम मान रहे हैं कि कहाँ बैकवर्ड है, क्या कमी है। तो उसको दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई, उसके जाना गया, रिसर्च किया गया। ऐसा नहीं कि मुझे शिकायत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, मुझे बहुत शिकायतें हैं, लेकिन वो शिकायतें मैं आपसे आके नहीं करूंगा। मैं उन शिकायतों के लिए मेरे पास यहाँ पर रास्ते हैं लड़ने के लिए। तो सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि रातों रात मुसलमान बैकवर्ड हो गए। 1857 से जो शुरू हुआ था प्रोसेस, उससे पहले शुरू हुआ था। उसके नतीजे में मुसलमान, जब सर सैयद अहमद खान ने तहरीक चलाई, उस वक्त भी मुसलमान बहुत बैकवर्ड थे। मुसलमान ऐसा नहीं कि 47 के बाद बैकवर्ड हुए हैं। तालीम के मैदान में मुसलमान बहुत पीछे था, और अंग्रेज से हमने कहा था आप सच्चर को छोड़िए, आप हंटर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए जो 1800 मेरे ख्याल में 90 में कुछ आई थी। हंटर कमेटी बनाई गई थी मुसलमानों के बैकवर्डनेस जानने के लिए, अंग्रेज ने बनाई थी। तो मुसलमान तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में, हर मैदान में पिछड़ा हुआ था 1890 में, 1900 में। उस वक्त सर सैयद की तहरीक के नतीजे में मुसलमान ने फिर खड़ा होना शुरू किया था, क्योंकि मुसलमान ने अपने को अंग्रेजी तालीम से, मॉडर्न एजुकेशन से दूर रखा था। उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार आपका पूरा माशरा है जिसने पिछड़े रखा। और माफ फरमाए मुझे, पाकिस्तान आज भी तालीम के मैदान में हिंदुस्तान से बहुत पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है? आप हिंदुस्तान के मुसलमान की बात करते हैं पिछड़ेपन की, पाकिस्तान क्यों पिछड़ा हुआ है तालीम के मैदान में? बांग्लादेश से भी, हिंदुस्तान से भी क्यों पिछड़ा हुआ है? और जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं हिंदुस्तान से, बेपढ़े लिखे लोग इंग्लैंड गए माइग्रेट करके, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से भी, जो हिंदुस्तान से गए वो आज इंग्लैंड में सफ़े अव्वल में है, पाकिस्तानी नहीं है। अमेरिका में हाईएस्ट इनकम जो है वो हिंदुस्तानियों की है इन अमेरिका, अमेरिकन से ज्यादा, व्हाइट अमेरिकन से ज्यादा। क्यों है ऐसा? क्योंकि एजुकेशन, हमने पूरा ध्यान दिया अपनी एजुकेशन के ऊपर। फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस, IITs, IIMs हमने बनाए अपने मुल्क के अंदर, फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज हमने बनाए, रिसर्च सेंटर्स बनाए, आपने नहीं बनाए। तो अब आप
उस सब चीज का आप हमें इल्जाम दे रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को पिछड़ा कह रहे हैं, तो खुद ये ध्यान कीजिए कि पाकिस्तानी मुसलमान क्यों पिछड़े हुए हैं, उस पर जरा सा तवज्जो दे दें तो शायद हमें बड़ी खुशी होगी। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान बन गया, चलिए बहुत अच्छा है, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसका पूरी कदर करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम इतना मजबूत तो बनाइए, इतना आगे तो ले जाइए कि हम कह सकें कि हाँ जी आपने गलती नहीं की थी, आप जो किया आपने अच्छा किया, आप कम से कम खुश रहें, आप वहां पे आराम से रहिए, आप आगे बढ़िए। लेकिन आप तो आगे नहीं बढ़ रहे।